आज की तारीख है 2 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मुद्दे यूपीएससी के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो बात हम आज करने वाले हैं वो काफ़ी एक बिग न्यूज़ है इंडियन टेक्नोलॉजी के लिए, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। जो भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने खोजा है वन ऑफ द फार्देस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। एक ऐसी गैलेक्सी खोजी गई है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा जिसे कहा जा रहा है ये हो सकता है दुनिया में खोजी गई अब तक की सबसे दूर की गैलेक्सी हो सकती है। तो इंडिया का जो पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या होती है इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। एस्ट्रोसैट उसका नाम है, उसने डिटेक्ट किया है यूवी लाइट को, उसने यूवी लाइट डिटेक्ट की एक ऐसे गैलेक्सी से आते हुए जो कि लगभग 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। किससे? अर्थ से। ठीक है, इस गैलेक्सी का जो नाम है वो है AUDFS01 और इसकी जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी की है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के टीम द्वारा, और इस टीम को लीड किया था डॉक्टर कनक साहा ने। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इसका नाम आपको याद रखना है कि एस्ट्रोसैट नाम के एस्ट्रोसैट। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या है? एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट ने डिस्कवर की वन ऑफ द फार्देस्ट लोकेटेड स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो ये जो इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या होती है। देखिए क्या होता है आउटर स्पेस में, आउटर स्पेस कहने का मतलब कि अर्थ की स्पेस के बाहर, आउटर स्पेस में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देना, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेटरी हो जो दूर दूर की जो गैलेक्सीज़ हैं, दूर दूर के जो स्टार्स हैं उन्हें जो नोटिस करे, उनको जो ऑब्जर्व करे, उसे बोलते हैं हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट, इसको लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 28 सितंबर 2015 को। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो ये वही टाइम था जब मोदी जी की गवर्नमेंट का पहला टर्म चल रहा था। ठीक है, 2014 में इलेक्ट होके आए थे, उस समय पहला टर्म चल रहा था। तो ये इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ एंड इट्स अ न्यूज़ विच मेक ऑल ऑफ अस द इंडियंस प्राउड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेंजी स्कॉट की। मैकेंजी स्कॉट अभी चर्चा में रही हैं, कौन हैं? तो अगर आपको पता हो अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, जो कि काफ़ी समय तक दुनिया के सबसे रिच पर्सन रहे हैं, उनकी ये वाइफ मैकेंजी स्कॉट थी। तो मैकेंजी स्कॉट अभी राइट नाउ इनका डाइवोर्स हो चुका है। तो लॉरियल कंपनी की मालिक बनने के बाद ये वर्ल्ड की 12th रिचेस्ट पर्सन बनी है मैकेंजी स्कॉट। इनके बारे में आपको ये भी बता दूं कि नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल लिखती हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं ये। ठीक है, 1994 में जब जेफ बेजोस ने डी शॉन कंपनी को छोड़ दिया था और अमेज़न की स्थापना की थी, अमेज़न जब उन्होंने स्थापना की थी तो एक गैरेज में, जो कार गैरेज होता है, वहाँ से उन्होंने एक स्थापना शुरू की थी और उस समय स्कॉट ने उनका साथ दिया था। हमें जेफ बेजोस की कंपनी में काम करने वाली पहली एम्प्लॉयर थी हैं। ठीक है, 25 साल तक इन दोनों लोगों की शादी टिकी रही, 4 बच्चे भी इनके हुए और आफ्टर दैट इन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। तो मैकेंजी स्कॉट की ये रही कहानी। ये 12th रिचेस्ट पर्सन बनी है वर्ल्ड की, जेफ बेजोस की वाइफ हैं, काफ़ी नॉवलिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एंड काफ़ी ज़्यादा दान वगैरह भी ये करती हैं। तो ये इनके बारे में बातें रहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं और डिस्कशंस होने भी चाहिए इस बात पे कि जो वैक्सीन ट्रायल वाली जो बात चल रही है, जैसे रशिया ने इतनी जल्दी वैक्सीन लॉन्च करने की अपनी योजना को बताया वर्ल्ड के सामने, ये जो वैक्सीन ट्रायल की योजना चल रही है क्या ये सही है? तो देखो मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया से, ठीक है, नॉट फ्रॉम अ सिंगल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो साइंटिस्ट हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन को लेके अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कर रही हैं, उनका ये मानना है, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लाने से पहले उसके जो 3 फेज़ के ट्रायल होते हैं वो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ ज़रूर करने चाहिए किसी भी कंपनी को या किसी भी देश को, वरना इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर हम मान लीजिए जल्दीबाजी में हम एक वैक्सीन को जल्दी लाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लोग परेशान हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स को ना देखते हुए, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर की डिटेलिंग में ना जाते हुए एक वैक्सीन को ला देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाता है। देखिए पहला नुकसान तो ये होगा
कि मान लीजिए आप एक वैक्सीन को काफ़ी जल्दी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आपने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब जहाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों में कहीं और अगर अच्छा ट्रायल चल रहा होगा, अच्छा ट्रायल कहने का मतलब एक डिटेल्ड ट्रायल चल रहा होगा, तो वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि ऑलरेडी वैक्सीन तो आ रही है, हम वॉलंटरली क्यों पार्टिसिपेट करें। देखिए, जब किसी भी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं, उस वैक्सीन को अपने ऊपर टेस्ट करवाते हैं। तो अगर आप एक कोई ऐसी वैक्सीन जो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, अगर आप उसे ला देते हो जल्दी, तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहली बात, जो दूसरे ट्रायल्स हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक वैक्सीन को इतनी जल्दी लाते हो तो प्रॉपर चांसेस हैं इस बात के कि उसकी इफ़िशियंसी कम होगी। इफ़िशियंसी कम होगी यानी अगर वो वैक्सीन देने के बाद भी सम पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विद कोरोना, ये दिक्कत की बात हो जाएगी। लोगों का फिर यहाँ पे जो वैक्सीन के लिए जो संघर्ष चल रहा है, जो पूरे वर्ल्ड काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स की टीम जुटी हुई है, उनसे लोगों का विश्वास हट जाएगा। ठीक है, और ये एक ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के सिनेरियो के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप वैक्सीन अगर बहुत जल्दी लाने की कोशिश करते हो तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि उससे कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आ जाएं, कुछ उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ में, लोगों की हेल्थ में उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तब तो फिर ये वर्स्ट केस हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों सिचुएशंस को देखें तो यही समझ में आता है कि भाई ऐसा है, थोड़ा टाइम ले लो, आराम से टाइम लो। थोड़ा सा जब इतना टाइम लिए ही हो तो थोड़ा सा हम और सावधानी बरत लेंगे, थोड़ा सा और हम खुद को आइसोलेट रखेंगे। लेकिन वैक्सीन जब लाओ, सही लाओ, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, प्रॉपर उसका प्रॉपर फेजेस में उसका ट्रायल करके तभी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराइए। इस टॉपिक के बाद जो एक और टॉपिक कोरोना की वजह से चर्चा में बना हुआ है वो ये है कि स्कूल्स जो बाधित हुए, स्कूल्स की फंक्शनिंग है ना, स्कूल्स बंद हो चुके हैं कोरोना की वजह से, उनको रीओपन हम कैसे करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्कूल्स एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हमें रन कराना ही पड़ेगा। हम बहुत समय तक स्कूल बंद करके नहीं रह सकते, एकेडमिक्स को बहुत समय तक हम रोक के नहीं रह सकते। ठीक है, तो कैसे हम स्कूल को रीओपन करा सकते हैं। तो अगर हम देखें जो वर्ल्ड के और सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, लंदन है, यहाँ के अगर हम देखें कि स्कूल्स को कैसे रीओपन किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे मेजर्स आते हैं जिन्हें हम इंडिया में भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उन मेजर्स को अडॉप्ट करके हम स्कूल खोल सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लासेस को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दें, है ना। वी डिवाइड द क्लासेस इनटू स्मॉल ग्रुप्स, या जिन्हें बबल्स बोलते हैं इन ग्रुप्स को। और इन ग्रुप्स को क्या किया जाए कि एक दूसरे से मिक्स ना होने दिया जाए। सबसे ज़रूरी यही बात है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो क्लासेस को, इन ग्रुप्स को आपस में मिलने ना दो। प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट की सुविधा रखो, डिसइंफेक्शन करो प्रॉपर क्लासेस में, प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा रखो। ये सारी चीज़ें, जैसे कुछ देशों में कुछ ऐसे नियम अपनाए गए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 11 साल से ऊपर है, वो जब तक स्कूल में रहेंगे उन्हें मास्क लगाए ही रखना है ना। तो ये एक सही डिसीज़न है। इसके बाद स्कूल को लिमिट मिक्स नहीं किया मिक्स नहीं मतलब मिक्सिंग अलाउ नहीं की जा रही है स्कूल्स में। किनकी? ग्रुप्स इन द सेंस, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो आपने मान लीजिए 15-15 बच्चों का 2 ग्रुप बनाया है, तो उन दोनों ग्रुप को आप मिक्स नहीं होने देंगे। ये एक अच्छा स्टेप है। प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा रखी जा रही है स्कूलों में, और प्रॉपर डिसइंफेक्शन किया जा रहा है क्लासरूम्स का। इसके साथ साथ एक और जो सही मेज़र मुझे लगता है जो कि इंडिया में अडॉप्ट किया जा सकता है, वो इस तरह का है कि जैसे जो स्कूल्स हैं उनकी जो ग्रुप्स को आपने बांट दिया, उन्हें हाफ डेज़ में पढ़ाइए, है ना, या अल्टरनेट डेज़ में पढ़ाइए। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए क्लास 5th में आपके पास 40 बच्चे थे, तो 20 बच्चों को आप सुबह पढ़ा दीजिए 2 घंटे के टाइम इंटरवल में। उसके बाद क्लास को डिसइंफेक्ट वगैरह करा के 1 घंटे का गैप देके, 2 घंटे का गैप देके आप दोबारा जो दूसरा ग्रुप था उसकी क्लास करवा दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीक में 3 से 4 दिन आप स्कूल को ओपन रखिए बस, और उस 3 से 4 दिन के बीच में आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं और क्लासेस को चला सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें जो अभी विदेशों में लिए जा रहे हैं, और इंडिया भी इन मेजर्स को ऑब्जर्व करके सीख सकता है, और अपनी जो यहाँ इंडिया की स्कूलिंग सिस्टम है उसे हम फिर से पटरी पे लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी समय तक हम उसे बंद करके नहीं रह सकते। हमें शिक्षा जो प्रॉपर स्कूलिंग है उसे पटरी पे लाना ही होगा, और एकेडमिक्स को हमें रन करना ही होगा, और फिर
कोरोना तो राइट नाउ एक ऐसी मुसीबत बन गई है जिसका हमें सामना करना होगा। इसके साथ साथ हमें अपने नॉर्मल जीवन को भी जीना शुरू करना होगा। तो ये सारे मेजर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद अस टिल द लास्ट। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।